हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो आज आप सभी का स्वागत है हमारे लर्न नेक्स्ट नर्सिंग क्लासेस में। ओके, सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि कई बार रिपीटेड होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि बार बार रिपीटेडली एग्ज़ाम्स में पूछे आते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे। सो हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस है, क्या उसके रैशनलाइज है, हर एक ऑप्शंस के हम रैशनलाइज पढ़ेंगे कि एक क्वेश्चंस का आंसर है तो क्यों है और बाकी के आंसर्स क्यों नहीं है। ओके, सो लेट्स वी स्टार्ट अवर सेशन। ओके, सो व्हाट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन? एज यू सी कि आपको दिख रहा होगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए क्लाइंट हैज़ एन एट्रियोवेनस फिस्टुला, है ना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्लाइंट है जिसको एवी फिस्टुला लगा हुआ है, कहाँ पर? राइट अपर एक्सट्रीमिटीज़ में। ओके, और किस लिए लगाते हैं एवी फिस्टुला? हीमोडायलिसिस ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि पेशेंट को हीमोडायलिसिस होना है। और हीमोडायलिसिस कब करते हैं पेशेंट का? जब पेशेंट को किडनी फेलियर होता है, वो भी लास्ट स्टेज में। ओके, देन when planning care for this client, which measures should the nurse implement to promote client safety? अब नर्सिंग ऑफिसर इस पेशेंट की केयर कर रहे हैं तो हमको क्या क्लाइंट सेफ्टी इसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट ऑप्शन में आपको बोला गया है कि टेक ब्लड प्रेशर ओनली ऑन राइट आर्म टू इंश्योर एक्यूरेसी, यानी कि जिस आर्म में आपका एवी फिस्टुला लगा हुआ है उसी आर्म से हमको ब्लड प्रेशर लेना है क्या। सेकंड ऑप्शन में लिखा गया है कि यूज़ द फिस्टुला फॉर ऑल वेन पंक्चर्स एंड इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स, यानी कि वही फिस्टुला जो एवी फिस्टुला क्रिएट किया गया है उसी फिस्टुला को यूज़ करना है सभी वेन पंक्चर्स और इंट्रावेनस इन्फ्यूजन्स के लिए। क्या ये सही है? या थर्ड ऑप्शन में बोला गया है कि इंश्योर दैट ऑल क्लैम्प्स आर अटैच्ड टू एवी फिस्टुला ड्रेसिंग, यानी कि एवी फिस्टुला पर क्लैम्प्स लगाना है। या डी ऑप्शन में लिखा गया है कि असिस्ट करना है फिस्टुला को प्रेजेंस ऑफ ब्रूइट एंड थ्रिल साउंड फॉर एवरी 4 आवर्स। ओके, सो हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन में बोला गया है कि ब्लड प्रेशर ऑन राइट आर्म टू इंश्योर एक्यूरेसी। तो हम कभी भी जिस आर्म में फिस्टुला लगा हुआ है उस आर्म से ब्लड प्रेशर नहीं लेते। क्यों नहीं लेते ब्लड प्रेशर हम? क्योंकि एवी फिस्टुला क्या हो जाएगा? एवी फिस्टुला क्या हो जाएगा? आपका पंक्चर हो जाएगा। ओके, पंक्चर हो जाएगा, इसलिए हम उस आर्म से ब्लड प्रेशर कभी भी नहीं लेते हैं ना। सो बीपी नहीं लेना है, ना ही वहाँ से हमको वेनी पंक्चर्स नहीं करना है, वहाँ से हमको वेन पंक्चर नहीं करनी है, क्योंकि सेम फिस्टुला क्या हो जाएगा? आपका पंक्चर हो जाएगा। फिस्टुला की जो अवेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। सो हमेशा याद रखना, एवी फिस्टुला क्या होता है? पेशेंट की लाइफ लाइन होती है। जो पेशेंट को हीमोडायलिसिस होता है उसकी क्या बोलते हैं हम? इट इज़ ए लाइफ लाइन फॉर ए पेशेंट। एवी फिस्टुला क्या होता है? लाइफ लाइन होता है। एवी फिस्टुला है तब तक पेशेंट क्या हो सकता है? ज़िंदा रहेगा, क्योंकि एवी फिस्टुला से हमको क्या करना है? हीमोडायलिसिस करना है ना। तो हम वहाँ से वेन पंक्चर भी नहीं करेंगे और क्लैम्प्स भी अटैच नहीं करेंगे। सो हमको क्या करना है? एवी फिस्टुला के लिए हम क्या करते हैं? थ्रिल साउंड और ब्रूइट साउंड हम क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं। और किस लिए करते हैं? हम पेटेंसी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं। सो आपका करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज़ द डी। सो हम क्या करते हैं? ब्रूइट साउंड चेक करते हैं। ब्रूइट साउंड कैसे चेक करेंगे हम? ब्रूइट साउंड कैसे चेक करते हैं? ऑस्कल्टेट करके, है ना। कैसे चेक करेंगे हम? ऑस्कल्टेट करके हम क्या करते हैं? ब्रूइट साउंड को असेस करते हैं। सो बाय असेसिंग द ब्रूट साउंड बाय ऑस्कल्टेट विथ ए स्टेथोस्कोप के साथ हम क्या करते हैं? ऑस्कल्टेट करते हैं। ओके, किसको? ब्रूट साउंड को। और जो थ्रिल साउंड है आपका थ्रिल साउंड कैसे करते हैं हम? पाल्पेट करके हम करते हैं चेक थ्रिल साउंड को। और कहाँ पे करेंगे? ओवर द एरिया, यानी कि जहाँ फिस्टुला क्रिएट किया गया है वहाँ पर क्या करेंगे? पाल्पेट करके चेक करेंगे, और उसी से हमको पता लगेगा फिस्टुला आपका पेटेंट है या नहीं। ओके, फिस्टुला की पेंडेंसी पता करने के लिए हमको ये दोनों चीज़ हमको असिस्ट करना पड़ेगा। और फ्रिक्वेंसी कितनी रहेगी? एवरी 4 आवर्स या एवरी शिफ्ट हम बोल सकते हैं ना। बेसिकली एवी फिस्टुला का मतलब क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम? एवी फिस्टुला में एनास्टोमोसिस करते हैं। किसका? आर्टरी और वेन का एनास्टोमोसिस करेंगे सबक्यूटेनियस टिश्यू में। और किस लिए करेंगे? हीमोडायलिसिस के लिए। ओके, सो अगर एवी फिस्टुला अगर पूछा जाए एवी फिस्टुला क्या होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम? एनास्टोमोसिस यानी कि जोड़ना। आर्टरी और वेन को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। सो एनास्टोमोसिस ऑफ एन आर्टरी एंड वेन। ओके, इतना आपको याद रखना है कि एनास्टोमोसिस मतलब क्या होता है? आर्टरी और वेन का क्या करना है आपको? क्या करेंगे? जॉइंट करेंगे। और किसके थ्रू करेंगे? विद इन द
किस में करेंगे? विद इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू। कहाँ पर करेंगे? सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर करेंगे। और हमको इसमें क्या करना है? इस फिस्टुला के पेटेंसी के लिए हमको थ्रिल साउंड और ब्रूइड साउंड असेस करना है। ओके, क्वेश्चन में वही पूछा गया था। ओके, सो कभी भी वो जहाँ पर एवी फिस्टुला क्रिएट किया गया वहाँ से वेन पंक्चर्स नहीं करना है, वहाँ से ब्लड प्रेशर नहीं लेना है, वहाँ पर प्रेशर क्रिएट नहीं करना है। और जो क्लैम्प की बात की थी, तो क्लैम्प्स हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ओके, थर्ड ऑप्शन में क्लैम्प्स बोला गया था, तो क्लैम्प्स कहाँ पे यूज़ करते हैं? एवी शंट में यूज़ करते हैं। ओके, नॉट इन द एवी फिस्टुला। एवी फिस्टुला क्या रहता है? इंटरनल होता है। एवी फिस्टुला क्या है आपका? इंटरनल होता है। ओके, इंटरनल होता है एवी फिस्टुला। तो जो एक्सटर्नल होता है एवी शंट, एक्सटर्नल डिवाइस होती है एवी शंट, उसमें क्या करते हैं? हम क्लैम्प का यूज़ करते हैं। ओके, नॉट इन द एवी फिस्टुला। ओके, देन बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एन एडल्ट क्लाइंट विथ ए फ्रैक्चर लेफ्ट टिबिया हैज़ ए लॉन्ग लेग कास्ट इज़ यूजिंग क्रचेस टू एम्बुलेट। ओके, सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एडल्ट क्लाइंट है जिसको लेफ्ट टिबिया क्या हुआ है? फ्रैक्चर हुआ है, और लॉन्ग लेग कास्ट लगाया गया है, और यूज़ क्या कर रहा है? क्रचेस कर रहा है, यानी कि एम्बुलेट होने के लिए वो क्या कर रहा है? क्रचेस का यूज़ कर रहा है। इन केयरिंग फॉर दिस क्लाइंट द नर्स असेस फॉर विच साइन एंड सिम्टम्स टू इंडिकेट कॉम्प्लिकेशन एसोसिएट विथ क्रच वॉकिंग। यानी कि हमको क्रच वॉकिंग का क्या करना है? कॉम्प्लिकेशन आइडेंटिफाई करना है। गिवन बिलो 4 ऑप्शंस। ओके, 4 ऑप्शंस में से हमको क्रच वॉकिंग का क्या करना है? आपका कॉम्प्लिकेशन को असेस करना है। ओके, सो क्रच वॉकिंग का कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? जब लॉन्ग लेग कास्ट लगा हुआ होता है तो तब क्या करता है पेशेंट? एम्बुलेट यानी कि एक जगह से दूसरे जगह चलने के लिए क्या करता है? क्रच का सहारा लेता है, क्रच वॉकिंग करता है। ओके, सो ऑप्शन में क्या बोला गया है? जब पेशेंट क्रच वॉकिंग यूज़ कर रहा है तो उसको लेफ्ट लेग डिस्कम्फर्ट होगा, या वीक होंगे उसके बाइसेप ब्रैका है, या ट्राइसेप मसल स्पाज्म होगा, या फोर आर्म मसल वीकनेस देखने मिलेंगी। ओके, सो क्या होगा जब पेशेंट क्रच वॉकिंग करता है? तब क्या होता है? वो उसका क्या होता है? मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसमें मसल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और पेशेंट को क्या होती है? रिस्क होती है रेडियल नर्व इंजरी को। ओके, तो क्रच वॉकिंग के वक्त क्या होता है? क्रच वॉकिंग के समय क्या होता है? देयर इज़ एन रिस्क फॉर रेडियल नर्व इंजरी। ओके, और ये इंजरी किस वजह से हो सकती है? प्रेशर के वजह से हो सकती है ना। जब क्रच वॉकिंग करेंगे तो जो एक्सिलरी पैड होता है क्रच में, उसके ऊपर अगर पेशेंट रेस्ट करता है ना, रेस्ट करता है अपना हैंड, तो क्या होता है? नर्व क्या हो सकती है? कंप्रेस हो सकती है, और नर्व कंप्रेस होने की वजह से रेडियल नर्व इंजरी पेशेंट को देखने मिल सकती है। और उसी की वजह से क्या होगी? रेडियल नर्व इंजरी का साइन क्या होता है? तो रेडियल नर्व इंजरी होगी पेशेंट को, तो रेडियल नर्व इंजरी का साइन क्या होता है आपका? दैट इज़ द 4 आर्म मसल वीकनेस। तो जो 4 आर्म मसल है वो क्या हो जाएंगी? पेशेंट की वीक हो जाएगी, काम नहीं करेगी। और किस वजह से काम नहीं करेगी? क्योंकि क्या होगा? प्रेशर ऑन द एक्जिला। प्रेशर किस पे पुट हो जाएगा? एक्जिला पे प्रेशर पड़ने के वजह से क्या होगा? नर्व इंजरी होगी, और आपकी जो 4 आर्म मसल है वो क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी। ओके, सो लेफ्ट लेग डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, बाइसेप्स ब्रैकाई वीक नहीं होगी, ट्राइसेप मसल स्पाज्म नहीं होगा, जो 4 आर्म मसल्स है आपकी हैंड की वो क्या हो जाएगी? पूरी वीक हो जाएगी। सो इसी को प्रिवेंट करने के लिए, प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए एक्सिलरी नर्व पे तो हम क्या करते हैं? यूज़ करेंगे क्रचेस के वक्त, तो हम क्या करते हैं? हमको 2 to 3 फिंगर्स जो है बिटवीन द एक्जिला और जो टॉप ऑफ क्रच होता है उसके बीच में 2 to 3 फिंगर्स की क्या होनी चाहिए? गैप होनी चाहिए। 2 to 3 फिंगर्स बोल सकते हैं, या फिर एटलीस्ट 6 इंचेस जो है 6 इंचेस की गैप होनी चाहिए। ओके, सो जब भी क्या करेंगे हम? करेक्ट आंसर आपका डी है, 4 आर्म मसल वीकनेस। तो हमेशा याद रखना, टू प्रिवेंट प्रेशर। ओके, टू प्रिवेंट प्रेशर ऑन एक्सिलरी नर्व पे प्रिवेंट करने के लिए प्रेशर फ्रॉम क्रच वॉकिंग, स्पेशली फ्रॉम क्रच वॉकिंग। सो हम क्या करते हैं? हमेशा याद रखना है आपको, शुड बी 2 to 3 fingers, 2 to 3 finger और 6 इंच, 2 to 3 फिंगर बोल सकते हैं, या 6 इंच बोलेंगे। 6 इंचेस क्या करेंगे हम?
हम क्या करेंगे, डिस्टेंस, मेंटेन डिस्टेंस बिटवीन एक्सिला एंड टॉप ऑफ क्रच, ओके, टॉप ऑफ क्रच, ओके। सो हमको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी एक्सिलरी नर्व कंप्रेस नहीं होगी और पेशेंट को फोर आर्म मसल वीकनेस नहीं देखने मिलेगा, ओके। और जब भी पेशेंट क्रच यूज़ करता है तो उसका जो एल्बो है, एल्बो का जो एंगल है कितना डिग्री का होना चाहिए, 30 डिग्री का होना चाहिए। तो एल्बो एंगल शुड बी एट 30 डिग्री, ओके। सो एल्बो इज़ फ्लेक्स्ड, एल्बो क्या होना चाहिए, एल्बो क्या होना चाहिए, फ्लेक्स्ड होना चाहिए, इज़ फ्लेक्स्ड एंड no more than 30 degree and no more than 30 डिग्रीज, ओके। 30 डिग्री से ज़्यादा आपका एंगल नहीं होना चाहिए, किसका, एल्बो का स्पेशली फ्लेक्स रहना चाहिए और 30 डिग्री तक के उसका एंगल होना चाहिए जब भी पेशेंट क्रच यूज़ कर रहा है, ओके। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर, जो कि फोर आर्म मसल वीकनेस है, को याद रखना है। जब भी पेशेंट क्रच यूज़ कर रहा है तो एक्सिलरी नर्व कंप्रेस होने की वजह से पेशेंट को फोर आर्म मसल वीकनेस देखने मिल सकती है, ओके। देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट, क्या है इसमें, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जो कि क्या कर रही है, टेल नर्स दैट शी फेल्ट विटनेस ऑन हर पेरीपैड एंड फाउंड सम क्लियर फ्लूइड, द नर्स इंस्पेक्ट द पेरिनियम एंड नोट्स द प्रेजेंस ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, यानी कि क्या है, नर्स ने इंस्पेक्ट किया पेरिनियम को और वहाँ पर आपको अम्बिलिकल कॉर्ड दिखा। व्हाट इज़ द इमीडिएट नर्सिंग एक्शन, तो अब हम क्या इमीडिएट नर्सिंग एक्शन पेशेंट्स में लेंगे, जिसका कि फिटस का अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हुआ है, आउट हुआ है, ओके। सो व्हाट वी आर टेकिंग द प्रिकॉशंस, ओके। तो क्या बोला गया है, नर्सिंग एक्शन। फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है, मॉनिटर करेंगे फिटल हार्ट रेट, नोटिफाई करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, यानी कि फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे, या फिर ट्रांसफ़र कर देंगे क्लाइंट को डिलीवरी रूम या फिर लेबर रूम में, या फिर प्लेस करेंगे क्लाइंट को टेंडलनबर्ग पोजीशन में। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर, सबसे इंपॉर्टेंट हम मानते हैं कि फिटल हार्ट रेट इंपॉर्टेंट होती है फिटल के वेलनेस के लिए, वेलबींग के लिए, ओके। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाट इज़ द आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके। सो जब भी इंस्पेक्ट कर रही है पेरिनियम, ऑन द इंस्पेक्शन ऑफ पेरिनियम अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हुआ है, नोटेड हुआ है, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हुआ, आउट हुआ है। सो अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हुआ है, यहाँ पर अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, आउट हुआ है, बाहर दिखा है ना। सो इमीडिएटली इसमें एक्शंस क्या बनती है, इमीडिएटली हम क्या करेंगे इसमें, इमीडिएट एक्शन क्या बनेगी इसमें, इमीडिएट एक्शन क्या रहेगी, इमीडिएटली अगर एक्शन देखी जाए तो इमीडिएटली एक्शन क्या करेंगे हम, प्लेस करेंगे क्लाइंट को टेंडलनबर्ग पोजीशन में, ओके। प्लेस द क्लाइंट एट टेंडलनबर्ग पोजीशन। और टेंडलनबर्ग पोजीशन कैसी होती है, टेंडलनबर्ग पोजीशन में क्या करेंगे हम, हेड डाउन रहेगा और लेग क्या रहेगा, अप रहेगा, ओके। हेड डाउन रहेगा और लेग क्या रहेगा, अप रहेगा, ऐसा पोजीशन रहेगा, ओके। ये हेड रहेगा और ये क्या रहेगी, लेग रहेगी, लेग की पोजीशन रहेगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेंडलनबर्ग पोजीशन। तो करेक्ट आंसर है आपका डी, टेंडलनबर्ग पोजीशन हम यूज़ करेंगे। और जो कॉर्ड बाहर दिख रहा है हम उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे स्टेराइल गॉज पैड से, ओके। और जेंटली करेंगे हम, होल्डिंग करेंगे प्रेजेंटिंग पार्ट को अपवर्ड टू रिलीव कॉर्ड कंप्रेशन। जो पार्ट हमको बाहर नज़र आ रहा है अम्बिलिकल कॉर्ड का, तो उसको क्या करेंगे हम, अब ऊपर उठाएंगे ताकि कॉर्ड कंप्रेस ना हो। अगर कॉर्ड कंप्रेस हुआ तो बच्चे में जाने वाली जो न्यूट्रिएंट्स है, जो भी ऑक्सीजन है, वो क्या हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, और जो फिटस है वो क्या हो जाएगा, सीवियर आपको हाइपोक्सिया वगैरह देखने मिल सकता है। इसलिए हमने क्या करना है, जो कॉर्ड बाहर निकला हुआ है उसको सिक्योर करना है और सबसे पहले टेंडलनबर्ग पोजीशन मेंटेन करनी है पेशेंट की, ओके। सो ये आपको याद रखना है, ओके। और उसके बाद हमको क्या करना है, नोटिफाई करना है, सेकंड ऑप्शन में आ जाएगा, हमको नोटिफाई करना पड़ेगा सेकंड टाइम। फर्स्ट आपको प्लेस करना पड़ेगा टेंडलनबर्ग पोजीशन, सेकंड में आपको नोटिफाई करना पड़ेगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, और उसके बाद हमको फिटल हार्ट रेट क्या करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा, फिटल हार्ट रेट आपको सुनना पड़ेगा ताकि फिटल डिस्ट्रेस ना हो, फिटल डिस्ट्रेस को चेक करने के लिए, ओके। सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, हमको रिलीव करना है प्रेशर कॉर्ड का, ओके। सो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है यहाँ पे, करेक्ट आंसर आपका डी है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, प्रायोरिटी या प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखा जाए क्या बनेंगी हमारी, प्रायोरिटी अगर देखा जाए, प्रायोरिटी गोल की अगर बात की जाए तो प्रायोरिटी गोल क्या रहेगा यहाँ पे, रिलीव द
कॉर्ड कंप्रेशन, relieving of cord compression, ओके, relieving of cord compression, जिसके वजह से फिटस को डिस्ट्रेस ना हो, ओके। देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नर्स एडमिट्स ए न्यू बॉर्न टू द नर्सरी। नर्स ने एडमिट किया न्यू बॉर्न को किधर, नर्सरी में। न्यू बॉर्न एडमिट है। ऑन असेसमेंट न्यू बॉर्न द नर्स पाल्पेट्स एंटीरियर फंटानेल, नोट्स दैट इट फील्स सॉफ्ट। नर्स क्या कर रही है, नर्सिंग ऑफिसर क्या कर रहे हैं, एंटीरियर फंटानेल को क्या कर रहे हैं, पाल्पेट कर रहे हैं ना, और डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये फाइंडिंग क्या इंडिकेट कर रही है, यानी कि पाल्पेशन पर क्या मिल रहा है, सॉफ्ट है। एंटीरियर फंटानेल क्या दिख रहा है हमको, सॉफ्ट दिख रहा है। सो इस फाइंडिंग को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे कि फिटस जो है आपका न्यूबॉर्न जो है वो, जो न्यूबॉर्न है आपका वो डिहाइड्रेटेड है, या ये इसको हम नॉर्मल फाइंडिंग बोलेंगे, या फिर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा है बच्चे में इसलिए आपको सॉफ्ट नज़र आ रहा है, या फिर डिक्रीज़ हुआ है इंट्राक्रैनियल प्रेशर इसलिए आपको सॉफ्ट नज़र आ रहा है ना। बेसिकली अगर एंटीरियर फंटानेल की अगर बात की जाए, है ना, सो टोटल 6 फंटानेल्स होते हैं न्यूबॉर्न में, ओके। 2 एंटीरियो लैटरल होते हैं, ओके। फंटानेल्स की अगर बात की जाए तो टोटल कितने होते हैं, 6 टोटल फंटानेल्स होते हैं ना। फंटानेल्स की अगर बात की जाए, ओके, टोटल नंबर में कितने होते हैं, 6 होते हैं फंटानेल। टोटल कितने होते हैं आपके, 6 देखने मिलते हैं ना। कौन से रहेंगे, फर्स्ट आपको देखने मिलेगा, फर्स्ट रहता है, हम देख लेते हैं, 2 रहेंगे आपके एंटीरियो लैटरल, 2 रहेंगे आपके पोस्टीरियो लैटरल, देन एक रहेगा आपका एंटीरियर फंटानेल, और एक रहेगा आपका पोस्टीरियर, ओके। सो ऐसे टोटल कितने हो जाते हैं आपके पास, 4 फंटानेल्स आपको देखने मिलते हैं। यहाँ पे बात हो रही है एंटीरियर फंटानेल की, ओके। यहाँ पे बात हो रही है आपके एंटीरियर फंटानेल की, ओके। तो एंटीरियर फंटानेल की कुछ डाटा हम देख लेते हैं कि कितना सेंटीमीटर विड्थ होती है। अगर इसकी विड्थ की अगर बात की जाए तो 2 to 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है ना। और लेंथ की अगर बात की जाए, लेंथ की अगर बात करेंगे तो कितना 4 सेंटीमीटर है लेंथ में होता है ना। और शेप देखा जाए तो ये डायमंड शेप का होता है। शेप की अगर बात की जाए तो ये डायमंड शेप का होता है ना। शेप कैसा होता है इसका, डायमंड शेप आपको एंटीरियर फंटानेल देखने मिलता है ना। और जो कि कैसा होता है, सॉफ्ट रहता है और बल्जिंग रहेगा ना। थोड़ा सा क्या रहेगा, सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्ट, फुल और बल्जिंग, ओके। सॉफ्ट, फुल और बल्जिंग आपको ये नॉर्मल फाइंडिंग्स देखने मिलती है किसमें, एंटीरियर फंटानेल में, ओके। तो यहाँ पर क्या देखने मिल रहा है हमको, असेसमेंट के वक्त सॉफ्ट फील हो रहा है एंटीरियर फंटानेल। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, इट इज़ द नॉर्मल फाइंडिंग। अगर डिहाइड्रेशन है पेशेंट को, अगर डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रेशन में फंटानेल कैसा दिखने मिलेगा हमको, सप्रेस, ओके। सप्रेस हो जाएगा आपका फंटानेल डिहाइड्रेशन में। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है तो आपको क्या देखने मिलेगा, अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा है तो क्या देखने मिलता है आपको, फुल और बल्जिंग आपको देखने मिलेगा, है ना। तो आपको क्या देखने मिलेगा, इंक्रीज़, अगर इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ है तो आपको लार्ज देखने मिलेगा ये फंटानेल, है ना। और डिक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर है तो सेम डिहाइड्रेशन की तरह सप्रेस हो जाएगा आपका फंटानेल, ओके। नॉर्मली कैसा होता है, सॉफ्ट रहेगा, फुल रहेगा थोड़ा, ओके, मीडियम टाइप का, ओके। बट इंक्रीज आईसीपी, अगर आईसीपी बढ़ गया है तो आपको लार्ज देखने मिलेगा, नॉर्मल से ज़्यादा आपको उसकी लेंथ और विड्थ आपको देखने मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर क्या है, एक्यूमुलेट हो जाएगा फ्लूइड, ओके। इसलिए आपको याद रखना है। और नॉर्मली जो है एंटीरियर फंटानेल क्लोज कब होता है, बिटवीन 12 to 18 months ऑफ एज, ओके। सो करेक्ट आंसर आपका बी है, नॉर्मल फाइंडिंग है। और ये क्लोज कब होता है, एंटीरियर फंटानेल क्लोजेस बिटवीन 12 to 18 months ऑफ एज, यानी कि 1 से 1.5 साल, है ना। कितना बोल सकते हैं, 1 to 1.5 years बोल सकते हैं ना। 12 to 18 months यानी कि 1 year to 1.5 years में क्या हो सकता है, आपका क्लोज होना चाहिए एंटीरियर फंटानेल, ओके। इतने में क्लोज हो जाएगा, ओके। देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, विच एक्शन शुड द नर्स टेक बिफोर परफॉर्मिंग ए वेन पंक्चर टू इनिशिएट कंटिन्यूस IV थेरेपी। ओके, सो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, विच एक्शन शुड द नर्स टेक बिफोर परफॉर्मिंग वन वेन पंक्चर टू इनिशिएट कंटिन्यूस IV थेरेपी, यानी कि कौन से एक्शन पहले लेना है हमको वेन पंक्चर करने से बिफोर। ओके, सो अप्लाई करेंगे कूल कंप्रेशर टू द अफेक्टेड एरिया, या फिर इंस्पेक्ट करेंगे IV सोल्यूशन और एक्सपायरेशन डेट उस सोल्यूशन का, या सिक्योर करेंगे पैडेड आर्म बोर्ड अबव द IV साइट के ऊपर आर्म बोर्ड लगाएंगे सिक्योर करने के लिए, अप्लाई करेंगे टॉर्निक्वेट बिलो द वेन पंक्चर साइट, वेन पंक्चर साइट के नीचे में क्या करेंगे हम टॉर्निकेट अप्लाई करेंगे। सो जो डी ऑप्शन में आपको बोला गया है बिलो, सो ये रॉन्ग है, बिलो कभी भी हम अप्लाई नहीं करेंगे, हमको कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, हमको टॉर्निकेट अप्लाई करना पड़ेगा हमेशा अबव। टॉर्निकेट हमेशा हम कहाँ अप्लाई करते हैं, टॉर्निकेट हमेशा हम अप्लाई करेंगे, अप्लाई अबव द साइट, है ना। हम आपने अगर प्रैक्टिकली किया होगा, है ना, हॉस्पिटल में काम बेड साइड किया होगा, तो हमेशा आप देखते होंगे कि ब्लड हमको विड्रॉ करना है तो हम पंक्चर साइट से अबव में क्या करते हैं टॉर्निकेट अप्लाई करते हैं प्रेशर क्रिएट करने के लिए। ओके, सो हमेशा याद रखना है कि अप्लाई करना है अबव द वेन पंक्चर साइट। सो डी आंसर इज इनकरेक्ट। देन ये इसमें क्या लिखा गया है कि कूल कंप्रेसर्स अप्लाई करना है ना, सो हमको कूल कंप्रेसर भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ये क्या करेगा कॉजेस वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन, ये क्या करेगा वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, और उसके वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड जो है विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। ओके, लेस विजिबल देखने मिलेगी हमको वेन्स प्रॉपर तरीके से नहीं देखने मिलेगी, स्मॉलर हो जाएगी वेन्स, और डिफ़िकल्ट हो जाएगा वेन पंक्चर। ओके, सो आर्म बोर्ड अप्लाई आफ्टर द IV इज स्टार्टेड एंड यूज ओनली इफ नेसेसरी। सो आर्म बोर्ड कब हम करते हैं, सिक्योर कब करेंगे आर्म बोर्ड, हम IV अप्लाई करने के बाद। ओके, आर्म बोर्ड अप्लाई कब करेंगे, IV स्टार्ट होने के बाद। इट विल अप्लाइड आफ्टर IV स्टार्टेड। ओके, IV स्टार्टेड, और यहाँ पे क्या बोला गया है बिफोर, टेक बिफोर परफॉर्मिंग ए वेन पंक्चर। सो बिफोर पूछा गया है तो हम क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे जो IV सोल्यूशन हम लगा रहे हैं, और एक्सपायरेशन उसका डेट देखेंगे ताकि कोई भी रिएक्शन ना हो। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा आएगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। सो जब भी हम एडमिनिस्टर करते हैं हम IV सोल्यूशन, तो असेस करना है वस्कुलर सिस्टम को, चेक करना है हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शन को कि किस फ्लो रेट से हमको फ्लूइड देना है। ओके, सो करेक्ट आंसर इज़ बी। तो हमको क्या करना है, प्रायोरिटी अगर गोल देखा जाए, ओके, तो हम प्रायोरिटी गोल में क्या करते हैं, IV सोल्यूशन इमीडिएट, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन जब भी करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV सोल्यूशन प्रोवाइड करता है इमीडिएट असेस वस्कुलर सिस्टम असेस करना है, और हम चेक करते हैं, HCP हेल्थ केयर प्रोवाइडर प्रिस्क्रिप्शंस। ओके, फॉर फ्लो रेट। ओके, फ्लो रेट के लिए किस रेट से हमको फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है पेशेंट्स में, उस रेट के लिए हमको प्रिस्क्रिप्शन चेक करना पड़ेगा, और उसी रेट से हमको पेशेंट्स को IV फ्लूइड रन करना पड़ेगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन चेन कंटेंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वन लाइनर है आपका कि नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन चेन में क्या होता है ना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो चेन है उसमें क्या क्या रहता है, 1 अल्फ़ा चेन रहेगा, 1 बीटा चेन रहेगा, 1 अल्फ़ा रहेगा, या 2 बीटा चेन रहेगा, या 1 बीटा चेन 2 अल्फ़ा चेन, या 2 अल्फ़ा एंड 2 बीटा चेन। क्या करेक्ट आंसर है, हीमोग्लोबिन बेसिकली हम हीमोग्लोबिन को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी पिगमेंट बोलते हैं। हीमोग्लोबिन को हम क्या बोलते हैं, इज एन रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ओके, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है आपका हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या है आपके RBC में रहता है आपका हीमोग्लोबिन। ओके, देन हीमोग्लोबिन अगर नॉर्मल से कम होता है तो एनीमिया होता है पेशेंट्स को। ओके, सीवियरली एनीमिया देखने के लिए मिल सकता है। ओके, देन हीमोग्लोबिन क्या करता है, 100% ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन को 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स लगते हैं। ओके, 100% सैचुरेशन के लिए SpO2 के लिए हीमोग्लोबिन combine or needs 4 molecules of O2।
मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स लगते हैं 100% O2 SpO2 के लिए। ओके, जो सैचुरेशन होता है 100% सैचुरेशन के लिए 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लगेंगे Hb को। ओके, Hb कंबाइन और नीड्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन फॉर 100% SpO2। तो करेक्ट आंसर क्या है? एडल्ट में हीमोग्लोबिन Hb क्या लिखते हैं? A लिखते हैं फॉर एडल्ट, और फिटस का HbF लिखते हैं ना। और हाईएस्ट एफिनिटी होती है ऑक्सीजन कंबाइन की। ओके, इट हैज़ हाईएस्ट एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, हाईएस्ट एफिनिटी रहती है ऑक्सीजन के लिए हीमोग्लोबिन F को, जो कि फिटस में रहता है। सो करेक्ट आंसर 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन इसमें देखने के लिए मिलता है ना। 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स कंटेन्स द नॉर्मल एडल्ट हीमोग्लोबिन। ओके, हमेशा याद रखना है कि हीमोग्लोबिन में क्या रहता है? एडल्ट के 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स आपको देखने मिलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ वैक्सीन इज़ द BCG? ओके, BCG किस टाइप की वैक्सीन्स देखने मिलती है ना। BCG का लॉन्ग फॉर्म क्या है आपका? दैट इज़ द BCG का लॉन्ग फॉर्म बैसिलस कैमलेट ग्यूरिन। ओके, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने BCG वैक्सीन्स क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है, एंड इट इज़ यूज्ड फॉर टू प्रिवेंट और प्रोटेक्ट, प्रिवेंट बोल सकते हैं, प्रोटेक्ट बोल सकते हैं अगेंस्ट TB, अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस। ओके, TB के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपकी BCG वैक्सीन है ना। तो ये आपको याद रखना है। और नॉर्मली हम कैसे देंगे? हम इसको जो है, एक कौन सी वैक्सीन है? ट्रिपल वैक्सीन है क्या? नहीं, ट्रिपल वैक्सीन नहीं है। किल्ड वैक्सीन है क्या? किल्ड भी नहीं है। कंबाइंड वैक्सीन भी नहीं है। सो ये कौन सी वैक्सीन है आपकी? सो इट इज़ ए लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। कौन सी? BCG वैक्सीन। तो BCG के बारे में देख लेते हैं। सो BCG का जो डोज है BCG का डोज ऑफ BCG एट बर्थ, BCG का जो डोज है एट बर्थ कितना होता है? 0.05 ml होता है डोज ऑफ BCG वैक्सीन एट बर्थ। ओके, अगर बर्थ के समय नहीं दिया गया है तो कितना डोज देंगे हम? अगर एट बर्थ स्किप हो गया है BCG का वैक्सीन तो कितना डोज देंगे हम? 0.1 ml। ओके, इफ डोज इज स्किप्ड एट बर्थ, इफ dose is skipped at birth, then it will be given 0.1 ml. Okay, it will given 0.1 ml. Okay, अगर आपका बर्थ पर मिस हो जाता है ना, एट बर्थ हम नहीं दे रहे डोज, तो कितना डोज देंगे उसके बाद? 0.1 ml हम देते हैं ना। और ये जो कि ये प्रोटेक्ट करता है TB के अगेंस्ट, मैंने आपको बताया। और एक ऐसी वैक्सीन है, इट इज़ द लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन। ओके, सो इट इज़ द लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है। ये प्रोटेक्ट करता है TB के अगेंस्ट। और कितने ईयर्स तक की प्रोटेक्शन देता है? 10 to 15 ईयर्स तक की प्रोटेक्शन देता है ना। और इसके लिए एक लॉन्च किया गया है प्रोग्राम, दैट इज़ द BCG वैक्सीनेशन प्रोग्राम। BCG वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। और कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया? 1951 में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ जो कि BCG के लिए चलाया गया है ना, जो कि हुआ है 19 लॉन्च्ड ईयर। कौन से ईयर में हुआ? 1951 में BCG वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। अब BCG वैक्सीन का रूट कौन सा है? BCG वैक्सीन का इंट्राडर्मली हम देते हैं, जो कि 15 डिग्री पर हम लगाते हैं। और साइड की अगर बात की जाए, किस साइड पर लगाएंगे हम? लेफ्ट अपर आर्म। किस साइड पर लगाते हैं? लेफ्ट अपर आर्म पर। और ये क्या करता है? परमानेंट स्कार फॉर्म करता है आपके आर्म पर, है ना। आपने देखा होगा, अगर आप देखते होंगे अभी भी, तो आपके लेफ्ट अपर आर्म पर क्या है? परमानेंट स्कार है। और वो किसका स्कार है? दैट इज़ द BCG वैक्सीनेशन, है ना। और ये पाउडर फॉर्म में वैक्सीन आती है, लिफोलाइज्ड वैक्सीन बोल सकते हैं हम इसको। इट इज़ अ पाउडर फॉर्म वैक्सीन। ये क्या है? इट कम्स इन पाउडर फॉर्म। सो इसको डाइल्यूट करते हैं, इट विल बी डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सलाइन। ओके, सो इसको हम डाइल्यूटेड इन नॉर्मल सलाइन, है ना। तो हम इसको नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करते हैं ना। BCG वैक्सीन को किस में रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं या फिर किस में डाइल्यूट करते हैं? नॉर्मल सलाइन में डाइल्यूट करते हैं। और आफ्टर डाइल्यूशन के बाद इसकी जो लाइफ स्पान है ना, आफ्टर डाइल्यूशन के बाद इसको हमको क्या करना पड़ता है? 4 आवर्स के अंदर क्या करना पड़ता है? यूज़ करना पड़ता है ना। सो आफ्टर डाइल्यूशन वैक्सीन्स
आफ्टर डाइल्यूशन वैक्सीन शुड बी यूज्ड within 4 hours. Okay, 4 hours. Okay, after that it will be discarded. After that it will be discarded. उसके बाद इस वैक्सीन्स को क्या कर देते हैं हम, डिस्कार्ड कर देते हैं. ओके, इतना आपको याद रखना है. और ये क्या करती है, इट विल फॉर्म परमानेंट स्कार. वो क्या करती है, इट फॉर्म्स परमानेंट स्कार. ये क्या करती है, परमानेंट स्कार फॉर्म करती है आपके लेफ्ट अपर आर्म में. ओके, सो दिस इज अबाउट द BCG वैक्सीन्स. आपको रूट पूछा जाएगा, आपको डोज पूछा जाएगा. ओके, साइट इंपॉर्टेंट है. और डाइल्यूट किसके साथ करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है NS के साथ इस वैक्सीन्स को क्या करते हैं, डाइल्यूट करते हैं. और ये वैक्सीन जो है आपकी पाउडर फॉर्म में आती है ना, इतना आपको याद रखना है. ओके, देन वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए क्लाइंट विद डायबिटीज़ mellitus हैज़ ए ब्लड ग्लूकोज लेवल 644 mg. कितना है ब्लड ग्लूकोज लेवल, 644 mg पर डेसीलीटर है. द नर्स इंटरप्रेट्स दैट दिस क्लाइंट इज मोस्ट एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग विच टाइप ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस. तो किस टाइप का इसमें एसिड बेस इम्बैलेंस आपको देखने मिलेगा. ओके, सो एक क्लाइंट डायबिटीज़ मेलाइटस बोला गया है. डायबिटीज़ मेलाइटस है पेशेंट को, और 644 mg पर डेसीलीटर. तो किस टाइप का एसिडोसिस देखने मिलता है, हम देखते हैं कि पेशेंट में क्या हो जाता है, कीटोन बॉडीज़ फॉर्म हो जाती है. इसमें क्या होती है, कीटोन बॉडीज़ क्या होती है, फॉर्म होती है. और जब कीटोन बॉडीज़ ब्रेक होंगी तो क्या होगा, आपको देखने मिलेगा, दैट इज़ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस. ओके, जब पेशेंट के बॉडी में कार्बोहाइड्रेट तो क्या होते हैं, फैट ब्रेक डाउन होता है ना. कीटोन बॉडीज़ कब फॉर्म होती है, वेन फैट ब्रेक डाउन. ओके, जब फैट क्या होता है, ब्रेक होता है. जब फैट ब्रेक डाउन होगा बॉडी में तो बहुत सारी कीटोन बॉडीज़ बनेंगी. और कीटोन बॉडीज़ क्या फॉर्म करती है, दैट इज़ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशन फॉर्म करती है ना. जिसमें कि क्या होगा, पीएच जो है, पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, पीएच कम रहेगी. और बाइकार्बोनेट लेवल है ना, HCO3 जो बाइकार्बोनेट लेवल है वो क्या भी रहेगी, वो भी कम रहे देखने मिलेगी ना. HCO3 भी आपको कम देखने मिलेगा है ना. और इस कंडीशन को हम बोलते हैं, दैट इज़ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ना. पीएच कम रहेगी. नॉर्मल पीएच कितना रहता है, पीएच की अगर बात की जाए तो नॉर्मल 7.35 टू 7.45 आपको नॉर्मल पीएच देखने मिलती है. और HCO3 का जो नॉर्मल लेवल है कितना है, 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आपको देखने मिलता है. किसका लेवल, दैट इज़ द बाइकार्बोनेट. ओके, बट जब इससे कम हो जाती है लेवल तो हम क्या बोलते हैं, एसिडिक कंडीशन बोलते हैं. तो क्या कंडीशन रहेगी, दैट इज़ द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जिसमें पीएच कम रहेगा और बाइकार्बोनेट लेवल भी कम रहेगी है ना. और क्यों कम रहेगी, क्योंकि इसमें शुगर लेवल जो है नॉर्मल से बहुत ज़्यादा है और उसमें कीटोन बॉडीज़ फॉर्म हो रही है. और जिसकी वजह से पेशेंट का जो मीडियम है वो कैसा हो रहा है, एसिडिक हो रहा है. राइट, देन नेक्स्ट बात करेंगे हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द नर्स रिव्यूज़ द क्लाइंट मोस्ट रिसेंट ब्लड गैस रिजल्ट है ना. यहाँ पे क्या किया गया है, ABG किया गया, आर्टेरियल ब्लड गैस किया गया. और जिसमें कि पीएच देखने के लिए मिल रही है हमको 7.43. पीएच कितनी है, 7.43 है. PCO2 कितना देखने मिल रहा है, 31 mmHg प्रेशर है PCO2 का. और बाइकार्बोनेट का लेवल कितना है, HCO3 का लेवल दैट इज़ द 21 है, 21 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ओके, सो ये डाटा हमारे पास है ABG रिजल्ट का. सो इस डाटा के हिसाब से बेस्ड ऑन दिस रिजल्ट्स द नर्स डिटरमाइंस विच एसिड बेस इम्बैलेंस इज प्रेजेंट. सो इससे हमको फाइंड आउट करना है कि कौन सा एसिड बेस बैलेंस प्रेजेंट है. सो हमने देखा नॉर्मल पीएच 7.35 टू 45 होती है. जब पीएच नीचे जाती है तो कंडीशन क्या होती है, एसिडोसिस होती है. बट यहाँ पे पीएच क्या है, नॉर्मल देखने मिल रही है ना. नॉर्मल पीएच कितनी थी, पीएच थी आपकी 7.35 टू 7.45. ओके, 7.35 टू 7.45 आपको पीएच देखने मिलेगी. ओके, इतना क्लियर है आपको, दैट इज़ द 7.35 टू 7.45. तो पीएच क्या है यहाँ पे, नॉर्मल है ना. सो ये पीएच जो आपकी नॉर्मल है. ओके, देन देखेंगे पीएच नॉर्मल है. देन देखेंगे बाइकार्बोनेट लेवल, HCO3 21 मिली इक्विवेलेंट, नॉर्मल 22 टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर रहता है ना. तो बाइकार्बोनेट भी क्या है, लेवल लगभग आपको देखने मिलेगी नॉर्मल. ओके, बाइकार्बोनेट लेवल भी आपको क्या देखने मिल रही है,
नॉर्मल के आसपास देखने मिल रही है। ओके, बट आपको देखना है कि कंडीशन कौन सी है। 7.35 टू 7.45 बोला गया है, आपको क्या है 7.35 टू 7.45 है ना। तो क्या है नॉर्मल पीएच, नॉर्मल बाइकार्बोनेट लेवल, देन PCO2, PCO2 कितना होता है नॉर्मल 35 टू 45 mm ऑफ Hg होता है। ओके, दिस इज़ द नॉर्मल PCO2 लेवल। ओके, दिस इज़ द नॉर्मल PCO2 लेवल, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बोलते हैं ना। अब PCO2 लेवल जो क्या है डिक्रीज है ना, मतलब ये क्या है एबनॉर्मल है, ये जो लेवल है आपकी एबनॉर्मल है। ओके, तो कंडीशन जो है किससे रिलेटेड रहेगी आपकी, मेटाबॉलिक कंडीशन तो नहीं है ना, क्योंकि बाइकार्बोनेट लेवल क्या है दिख रही है आपको नॉर्मल के आसपास दिख रही है। तो जिस जिस ऑप्शन में मेटाबॉलिक है तो उसको हम रॉन्ग कर देंगे। सो ये रेस्पिरेटरी कंडीशन है, एक तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस हो सकती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकती है ना। तो हमेशा याद रखना पीएच जो है 7.43 है, तो यानी कि नॉर्मल से ऊपर की रेंज की तरफ आपको दिखाई दे रहा है ना, कि यानी कि आपको क्या हो सकता है पीएच आपकी इंक्रीज़ हो सकती है, क्योंकि PCO2 जो है क्या हो रहा है कम हो रहा है। तो हमेशा याद रखना रेस्पिरेटरी कंडीशन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी कंडीशन में क्या होगा, रेस्पिरेटरी कंडीशन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी कंडीशन में पीएच जो है, पीएच क्या होता है हमेशा अपोजिट रहेगा, पीएच अपोजिट रहता है PCO2 के, पीएच अपोजिट रहता है PCO2 के। ओके, पीएच अपोजिट रहेगा किसके, PCO2 के, है ना। हमेशा आपको याद रखना है कि पीएच और PCO2 हमेशा क्या रहेंगे, एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे रेस्पिरेटरी कंडीशन में, यानी कि PCO2 नीचे की तरफ जा रहा है तो आपको देखने मिल रहा है पीएच जो है 7.43 यानी कि 45 के ऊपर भी जा सकता है ना। तो ये कंडीशन कौन सी रहेगी आपकी, दैट इज़ द रेस्पिरेटरी। और कौन सी कंडीशन रहेगी, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, क्योंकि पीएच जो है कहाँ जा रहा है, पीएच नॉर्मल से ऊपर जा रहा है। और ये कंपनसेटेड क्यों रहेगा, क्योंकि फिलहाल पीएच आपको नॉर्मल देखने मिल रहा है और PCO2 एबनॉर्मल है, और बाइकार्बोनेट भी नॉर्मल आपको देखने मिल रहा है। ओके, तो करेक्ट आंसर है आपका कंपनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस। ओके, क्यों रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस कंपनसेटेड है इसमें नॉर्मल, क्योंकि पीएच क्या है इंक्रीज़ हो रहा है, PCO2 डिक्रीज़ हो रहा है ना। तो क्या हो रहा है आपका रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस आपको देखने मिलता है ना। और मेटाबॉलिक कंडीशन में पीएच और बाइकार्बोनेट देखेंगे हम, है ना। पीएच क्या रहेगा, अगर पीएच बढ़ेगा तो बाइकार्बोनेट लेवल भी बढ़ेगी, पीएच कम होगा तो बाइकार्बोनेट लेवल भी कम होगी। अगर पीएच नॉर्मल से ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है 7.45 से ज़्यादा है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अल्केलोसिस बोलेंगे। ओके, देन पीएच नॉर्मल से कम है, 7.35 से क्या है डिक्रीज़ है, तो इसको हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, एसिडोसिस कंडीशन बोलते हैं। ओके, अल्कोलोसिस और एसिडोसिस कंडीशन सिर्फ हम पीएच से पता लगा सकते हैं ना। नॉर्मल से ज़्यादा जाएगा तो अल्कोलोसिस और नॉर्मल से कम जाएगा तो एसिडोसिस कंडीशन हम बोलते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एडल्ट क्लाइंट हैज़ अंडरगॉन ए लंबर पंक्चर, LP कर रहे हैं पेशेंट का, दैट इज़ द लंबर पंक्चर LP कर रहे हैं, टू ऑब्टेन द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF फॉर एनालिसिस। किस लिए कर रहे हैं, CSF के लिए। ओके, CSF के लिए कर रहे हैं हम लंबर पंक्चर पेशेंट में। द नर्स रिव्यूज़ द रिजल्ट फॉर द एनालिसिस, शुड एंटिसिपेट विच वैल्यू टू बी निगेटिव इफ द CSF इज़ नॉर्मल। इसमें से कौन सी वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए जिससे हम बोल सकते हैं कि CSF आपका क्या है नॉर्मल है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि इस ऑप्शंस में से वो कौन सी वैल्यू है जो कि निगेटिव आनी चाहिए जिससे हम बोल सकते हैं कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या आपका नॉर्मल है। ओके, जब लंबर पंक्चर करते हैं तो हम पेशेंट को पोजीशन कौन सी देते हैं, C शेप पोजीशन हम पेशेंट को देते हैं। पोजीशन की अगर बात की जाए तो C शेप पोजीशन में हम पेशेंट को रखते हैं ताकि इंटरवर्टिब्रल जॉइंट क्या हो प्रॉपर तरीके से विजिबल हो और ओपन हो। ओके, इंटरवर्टिब्रल जॉइंट प्रॉपर तरीके से विजिबल हो और क्या हो हमको देखने मिले, उससे क्या होता है नॉर्मली हम असेस कर सकते हैं। ओके, और नॉर्मल जो है आपका साइट कहाँ पर करेंगे, L2 L3 के बीच में हम L3 L4 के बीच में हम पंक्चर करते हैं, बिटवीन L3 एंड L4। ओके, बिटवीन L3 L4 या L2 L3 भी हम बोल सकते हैं ना, L2 L3 के बीच में भी हम क्या कर सकते हैं, लंबर L2 L3 के बीच में भी पंक्चर कर सकते हैं, L3 L4 के बीच में। ओके, ये रहेगा साइट ऑफ पंक्चर। देन व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू। ओके, CSF में जो है, अगर CSF एनालिसिस हम देखिए जाए CSF में क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपको कुछ प्रोटीन्स देखने मिलता है, ग्लूकोज देखने मिलता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स देखने मिलता है, कुछ अमाउंट में 0 to 2 क्यूबिक सेल्स आपको WBCs भी देखने मिलते हैं, बट RBCs कभी भी आपको देखने नहीं मिलेंगे किसमें, CSF में, नेवर, क्योंकि इट इंडिकेट्स ब्लीडिंग, इट इंडिकेट्स if it presents it indicates presence of bleeding. Okay,
अगर RBCs प्रेजेंट है तो ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स ब्लीडिंग। ओके, ब्लीडिंग को इंडिकेट करता है RBCs। ओके, इसलिए RBC कभी भी आपकी CSF में प्रेजेंट नहीं होते हैं ना। प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। ओके, जब वायरल इन्फेक्शन है पेशेंट को, अगर वायरल ब्रेन इन्फेक्शन है तो ग्लूकोज क्या रहेगा, हमेशा आपका हाई अमाउंट में देखने मिलेगा, प्रोटीन कम देखने मिलेगा। और ग्लूकोज किस में कम देखने मिलता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, है ना। ग्लूकोज किस में कम देखने मिलता है आपको, ग्लूकोज डिक्रीज किस में होता है आपका, जैसे कि मेनिंजाइटिस में। ओके, मेनिंजाइटिस। ओके, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया क्या करता है, सर्वाइव करने के लिए ग्लूकोज को क्या करता है, क्या करता है, कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आपको ग्लूकोज कम देखने मिलेगा। ओके, ग्लूकोज डिक्रीज होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में CSF एनालिसिस में। ओके, सो कभी भी RBCs प्रेजेंट नहीं होते नॉर्मली आपके CSF में। ओके, सो रेड ब्लड सेल्स के आपका करेक्ट आंसर है, RBC इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, इतना आपको याद रखना है। ओके, सो आज का सेशन हमारा यहीं तक एक था, जो कि हमने देखे क्वेश्चंस। ओके, अगर किसी को भी अगर पसंद आया हो आज का वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, आपके रिव्यूज़ दीजिए, आपको कैसा लगा आज का सेशन। ओके, वी विल मीट टुमारो अगेन, हम कल फिर से मिलेंगे। ओके, आपके रिव्यूज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिटेल्ड थ्योरी वीडियोस चाहिए, ओके, अगर डिटेल थ्योरी क्लासेस आपको लेना है, डिटेल थ्योरी क्लासेस अगर आपको ज्वाइन करना है, सो प्लीज़ कॉन्टैक्ट लर्न नेक्स्ट नर्सिंग। ओके, सो कॉन्टैक्ट करें आप लर्न नेक्स्ट नर्सिंग पर। ओके, हमारे लर्न नेक्स्ट नर्सिंग पर आप कॉन्टैक्ट करिए, वहाँ पर आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस जो है आपको देखने मिलेंगे। ओके, वहाँ पर आपको डिटेल थ्योरी पढ़ाया जाएगा, एक एक कंसेप्ट आपके वहाँ पर क्लियर किए जाएंगे। ओके, सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो आज का पसंद आए होंगे, क्वेश्चंस आपको अगर अच्छे लगे होंगे, सो प्लीज़ कमेंट करिए और लाइक करिए। ओके, थैंक यू सो मच, हम मिलेंगे कल। ओके, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके, थैंक यू सो मच।